Welcome to English Literary Studies. I am S.P. Dubey, Assistant Professor, Department of English, Sant Tulsidas PG College, Kadipur, Sultanpur. Dear students, today in this lecture video, we shall study about Tradition and Individual Talent by T.S. Eliot. As you are aware that Tradition and Individual Talent is an essay written by T.S. Eliot in the year 1919. The essay was first published in a London magazine called The Egoist, and later on T.S. Eliot published this essay in his critical book The Sacred Wood in the year 1920. So, dear students, you have to remember here two facts. Number one, that the essay was first published in a London-based magazine called The Egoist, and second, that later on this essay was republished in a critical work written by T.S. Eliot, and the name of that work was The Sacred Wood. The Sacred Wood is a collection of 20 critical essays written by T.S. Eliot. Now let us come to the essay. In this essay, that is Tradition and Individual Talent, T.S. Eliot describes about tradition and his theory of poetry. So basically, the essay can be divided into two parts. In the first part, Eliot describes about the tradition and the relationship between tradition and poetry. And in the second part, Eliot gives or he proposes his impersonal theory of poetry, which is very important. It's very important as far as T.S. Eliot's concept of poetry is concerned. So, dear students, हम ये कह सकते हैं कि इस एसे में T.S. Eliot दो मुख्य कंसेप्ट पर बात करता है. पहले पार्ट में T.S. Eliot ट्रेडिशन के बारे में चर्चा करता है और वह साथ ही साथ यह भी बताता है कि ट्रेडिशन और पोइट्री में क्या रिलेशनशिप है. द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड पोइट्री. और इस एसे के दूसरे पार्ट में T.S. Eliot इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री के बारे में अपनी बातों को रखता है. ये दोनों ही जो कंसेप्ट हैं, ट्रेडिशन and the relationship between tradition and poetry and T.S. Eliot's concept of poetry, which is also known as the impersonal theory of poetry, ये दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं जहाँ तक इस एसे की बात है. नाउ लेट अस कम टू ट्रेडिशन. कि भाई ट्रेडिशन क्या है. जैसा कि इस एसे का नाम ही है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशन, जब T.S. Eliot कहता है ट्रेडिशन, तो व्हाट इज ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot. T.S. Eliot कहता है कि बाई ट्रेडिशन Eliot मीन्स ए हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. एक सिंगल लाइन है जिसको आपको याद रखना है कि बाई ट्रेडिशन Eliot मीन्स ए हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, ए फ्यूजन ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट. जब भी हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब ये होता होगा कि शायद जो हमारी प्राचीन या पुरानी परंपराएं हैं वो हमारी वही हमारी ट्रेडिशन है या परंपरा है. लेकिन T.S. Eliot कहता है कि ट्रेडिशन का अर्थ ये नहीं हुआ कि सिर्फ हमारी प्राचीन परंपराएं, बल्कि ट्रेडिशन का अर्थ हुआ द फ्यूजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, दोनों को सिंथेसिस करते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशन बनता है. T.S. Eliot ये भी कहता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज़रूरी है. ये ज़रूरी है कि लिटरेचर में, पोइट्री में कुछ नई चीज़ों का सृजन हो, कुछ नई रचनाएं आए, क्रिएटिविटी हो. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम अपनी परंपरा से दूर चली जाए. तो T.S. Eliot मुख्यतः ये कह रहा है इस एसे में कि हमें
नई रचनाओं का, नए साहित्य का सृजन भी करना है और साथ ही साथ हमें अपनी परंपरा या अपने ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखना है। इलियट ऑल्सो सेज दैट पोएट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम and that the meaning of a poem is defined only in context of tradition. Thus, tradition is a constantly evolving construct. Yes, Eliot says कि अगर ट्रेडिशन न रहे, हम किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को उसके कॉन्टेक्स्ट से अगर बाहर कर दें तो फिर उसका उतना इम्पोर्टेंस या उतना महत्व नहीं रह जाता है। किसी भी लिटरेरी वर्क को हम तभी बेहतर समझ पाएंगे जब हम उसे उस ट्रेडिशन के अनुरूप उसे समझने की कोशिश करेंगे जिस ट्रेडिशन को वह वर्क रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ टी.एस. एलियट ये भी कहता है, टी.एस. एलियट asserts that the poets should use their knowledge of the past writers to influence their work. The knowledge of the past writers, जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो एलियट कहता है कि द नॉलेज ऑफ द पास्ट राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें अपने जो हमारे पास्ट राइटर्स हैं, पहले के जो महान राइटर्स हैं, जो क्लासिकल राइटर्स हैं, उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें अपने प्राचीन या अपने महान लेखक का, अपने महान कवियों की ज्ञान नहीं है, हमें उनकी जानकारी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमारी परंपरा का ज्ञान है। हम तभी कहेंगे कि हमारी परंपरा का हमें ज्ञान है जब हमें अपने महान कवि, महान लेखकों की भी जानकारी हो। तो टी.एस. एलियट कहता है कि हमें अपनी परंपरा को जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने पूर्व के, हमारे जो भी ग्रेट पोएट्स हैं, ग्रेट राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनके बारे में कंप्लीट जानकारी रखें। लेकिन साथ ही साथ टी.एस. एलियट एक चेतावनी भी देता है, ही वार्न्स अस, और वो कहता है कि ट्रेडिशन डज नॉट मीन इमिटेटिंग ब्लाइंडली। तो ये आपको जरा गौर से इस पॉइंट को सुनना है कि टी.एस. एलियट कहता है कि ट्रेडिशन डज नॉट मीन इमिटेटिंग द ब्लाइंडली, कि हम पास्ट के जो ऑथर हैं, क्लासिकल जो भी पोएट्स हैं या जो महान पोएट्स हैं, उनको हम बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, ये भी ट्रेडिशन नहीं है। हम उनको फॉलो तो करेंगे, उनके ज्ञान, उनके अनुभव या उनके एक्सपीरियंस का तो हम प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ नया भी उसमें जोड़ेंगे। तो ट्रेडिशन इज ए डायनेमिक कंसेप्ट। टी.एस. एलियट कहता है कि ट्रेडिशन इज नॉट स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक या फिक्स्ड नहीं है। इट इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव, यह निरंतर परिवर्तन होते रहता है। देयर इट्स ए डायनेमिक कंसेप्ट, इसका अर्थ हुआ कि ट्रेडिशन में निरंतर बदलाव होते रहता है। अब हम जब कहते हैं कि ट्रेडिशन में इज ए डायनेमिक कंसेप्ट और इट इज़ ए प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, तो इसका क्या अर्थ हुआ, कैसे ट्रेडिशन बदलता है? टी.एस. एलियट कहता है कि आज अगर कोई पोएट, इफ़ ही राइट्स ए ग्रेट पोइट्री, इफ़ ही राइट्स ए ग्रेट पोएम, तो आगे चल के उसका ये पोएम भी हमारी ट्रेडिशन का एक पार्ट बन जाएगा। तो आज की डेट में अगर कोई पोएट एक बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छा कविता लिखता है, तो आने वाले दिनों में आगे चलकर वह पोएट, वह कविता या वह पोएम भी हमारी ट्रेडिशन का एक हिस्सा बन जाएगी। और इस प्रकार से ट्रेडिशन में जो भी अच्छे लेखक हैं, जो भी अच्छे कवि हैं, वह ट्रेडिशन में कुछ न कुछ ऐड करते हैं। जो हमारी महान परंपरा है, ग्रेट ट्रेडिशन है, उसमें वह नया पोएट भी कुछ न कुछ ऐड करते रहता है। ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर थ्रू द एजेस एंड इज एसेंशियल फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स इन पोएट्री। सो टी.एस. एलियट सेज दैट हम जब ट्रेडिशन की बात करते हैं तो व्हाट इज ट्रेडिशन? ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी अनुभव आज तक हमारे समाज ने अर्जित किया है, वही हमारी परंपरा है। हमारे द्वारा, समाज के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा अर्जित की हुई ज्ञान और परंपरा या ज्ञान और अनुभव ही परंपरा कहलाती है। सो ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर थ्रू द एजेस एंड इज एसेंशियल फॉर द ग्रेट अचीवमेंट्स इन पोएट्री। और आगे टी.एस. एलियट ये भी कहता है कि नो राइटर और लिटरेचर हैज सिग्निफिकेंस
व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द लिटरेरी ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इलियट कहता है कि अगर हम किसी भी लिटरेरी वर्क को उसके ट्रेडिशन से अलग कर दें तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसको आपको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ रामायण और महाभारत। हमारी दो भारतवर्ष की हमारी परंपरा या हमारे ट्रेडिशन की, हमारे कल्चर की जो ग्रेटेस्ट रचनाएं हम कह सकते हैं, महाभारत हो चाहे रामायण हो। तो ये रामायण, महाभारत या गीता या वेद या उपनिषद, जो भी हमारी ग्रेट वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, इनका इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा होता है जब हम इन्हें किसी परंपरा के अंतर्गत देखते हैं। इस वर्क को, इस ग्रेट वर्क को अगर हम परंपरा से अलग हटकर देखेंगे तो शायद ये इतने महान या इतने ग्रेट साबित न हों। जैसे अगर कोई जापानीज या कोई चाइनीज या कोई कोरियन व्यक्ति अगर रामायण का अध्ययन करेगा या महाभारत का अध्ययन करता है तो शायद वो उसके महत्व को या उसके सिग्निफिकेंस को उस गहराई से नहीं समझ सकता जो कि हम उसे समझ सकते हैं। हम इसलिए बेहतर उसे समझ सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का ज्ञान है और हम ये इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि हमारी परंपरा के लिए, हमारी परंपरा में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या खराब हैं और किस तरह से हमारी परंपरा को वह रामायण या महाभारत रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी चाइनीज, किसी जापानीज जो कि हमारी परंपरा से परिचित नहीं है, वह जब रामायण और महाभारत का अध्ययन करेगा तो संभवतः वह उसे उस बेहतरीन तरीके से या उस गहराई से न समझ पाए जिस तरह से हम समझते हैं। तो यही बात टी.एस. इलियट कहता है कि कोई भी लिटरेरी वर्क कितना भी महान हो, अगर उसे हम उसकी परंपरा से किनारे कर दें, परंपरा से या लिटरेरी जो कैनन है उससे अलग हट करके उसको अध्ययन करें, तो शायद उसका उतना महत्व या उतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा। और फिर आगे टी.एस. इलियट ये भी कहता है कि ट्रेडिशन इज ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू एडिंग न्यू वर्क टू द लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यह निरंतर बदलते रहता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ट्रेडिशन कोई फिक्स्ड या स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, यह एक डायनेमिक है, यह प्रोग्रेसिव है, इसमें बदलाव भी होते रहता है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिक्स करके जब दोनों को फ्यूज करते हैं, जब दोनों को सिंथेसाइज करते हैं तो एक लाइव ट्रेडिशन का जन्म होता है। और एंड टू गेट ए सेंस ऑफ ट्रेडिशन वन मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन द पास्ट वर्क ऑफ लिटरेचर। आगे इलियट कहता है कि अगर हमें अपनी ट्रेडिशन के बारे में जानकारी लेना है, अगर हमें अपने ट्रेडिशन को महसूस करना है, तो हमें हमारी परंपरा में या हमारे जो भी ग्रेट लिटरेचर हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। ए सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज टू बी क्रिटिकली अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स विच बिकेम टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर एज और मूवमेंट। Eliot asserts that a poet should compare his poems with the works of great poet. The comparison is made for a deeper understanding of the text. यहाँ एक बड़ा अच्छा सुझाव दे रहा है इलियट। इलियट कहता है कि अगर कोई पोएट कोई कविता लिख रहा हो या किसी भी तरह का कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन उसने किया है तो वो अच्छा है या खराब है, कितना अच्छा है, ये हम कैसे उसे समझेंगे। इसके लिए इलियट कहता है कि इसके लिए हमें उस नई कविता की तुलना हमारी परंपरा के जो अन्य कविताएं हैं, जो ग्रेट पोएम्स हैं, उनके साथ हमें तुलना करना होगा। वी मस्ट कंपेयर द न्यू पोएम्स विद द ग्रेट वर्क्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो ग्रेट पोएम्स हैं उनके साथ जब हम तुलना करेंगे, जब कंपेयर करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि जो नई रचना है ये वास्तव में कहाँ स्टैंड करती है, ये कितनी अच्छी है या ग्रेट है कि नहीं है। तभी हमें पता चलेगा जब हम इसकी तुलना या कंपैरिजन करेंगे अपनी पास्ट की ग्रेट रचनाओं के साथ। और फिर आगे इलियट ये कहता है सेकेंड चैप्टर में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस एसे को दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहले पार्ट में इलियट ट्रेडिशन और पोइट्री और ट्रेडिशन में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में चर्चा करता है। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एसे टी.एस. इलियट proposes his impersonal theory of poetry। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसकी आपको समझ होनी चाहिए। ये उसकी इम्पर्सनल
जो थ्योरी है। तो इलियट कहता है कि पोइट्री क्या है, पोइट्री इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इलियट, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये 4 लाइन का डेफिनेशन है जो कि इलियट के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने इस एसे में यूज़ किया है। और इलियट कहता है कि पोइट्री क्या है, तो पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। 2 बातें इसमें आपको ध्यान में रखता है। पहली बात, इलियट कहता है, इलियट सेज पोइट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कि हम अपनी इमोशन या अपनी भावनाओं को या सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दें तो ये पोइट्री नहीं है। पोइट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इलियट कहता है कि पोइट्री में हम अपनी सिर्फ इमोशन को एक्सप्रेस न करें बल्कि इमोशन को एक्सप्रेस करने से बचें। और साथ ही साथ ये भी कहता है टी.एस. इलियट कि पोइट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ कंसेप्ट आ रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। टी.एस. इलियट कहता है कि ये 2 चीज़ें पोइट्री में नहीं होनी चाहिए। पोएट की अपनी निजी या पर्सनल फीलिंग्स क्या है, उसकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, उसका पर्सनल अनुभव क्या है, इन चीज़ों को पोइट्री में नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, बल्कि पोएट उन चीज़ों को एक्सप्रेस करे, उन चीज़ों के बारे में लिखे जो समाज के लिए हैं, जो समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। पोएट को अपनी निजी अनुभव, निजी एक्सपीरियंस या निजी इमोशन को एक्सप्रेस करने से बचना चाहिए। इलियट asserts that great art is not the expression of the poet's personal emotions. So great art, according to T.S. Eliot, great art is not the expression of personal emotions but rather an act of aesthetic distillation. Instead of depicting his own emotions, the poet must collect ordinary feelings, phrases and images and synthesize them into a new compound. So Eliot says कि पोएट अपनी पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस करने की बजाय अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल उसका जो भी अनुभव है उसे एक्सप्रेस करने की बजाय वो सोसाइटी का, समाज का जो कलेक्टिव फीलिंग है, समाज की जो कलेक्टिव सेंसिबिलिटी है उसको अपने पोएम में या अपने लिटरेरी वर्क में एक्सप्रेस करे। और फिर टी.एस. इलियट इस चीज़ को समझाने के लिए एक उदाहरण देता है और वो कहता है कि जिस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का प्रयोग होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको तीव्र गति देता है। वो खुद रिएक्ट नहीं करता है लेकिन 2 जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया को संभव करता है या उसे हेल्प करता है। केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो हेल्प करता है। और इस प्रकार से टी.एस. इलियट कहता है कि द पोएट इज लाइक ए प्लेटिनम इन ए केमिकल रिएक्शन। वो एग्जांपल देता है कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, लेकिन ये तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि प्लेटिनम को हम एक कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो अर्थात प्लेटिनम के उपस्थिति में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्ट करते हैं और इस तरह से सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो टी.एस. इलियट कहता है कि जो पोएट होता है वो एक कैटलिस्ट है। दैट मीन्स वह अन्य लोगों की या अन्य जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स के बारे में तो कहता है लेकिन खुद वह न्यूट्रल रहता है, खुद वो अपनी ओपिनियन या अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है टी.एस. इलियट्स concept of impersonal theory of poetry. Now before I end this lecture video, let me summarize today's lecture. तो सबसे पहले हमने ये समझा कि इस एसे में टी.एस. इलियट ने 2 महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दिया है। फर्स्ट, ट्रेडिशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड पोएट्री। तो पहली बात, पहले पार्ट में टी.एस. इलियट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिशन क्या है और ट्रेडिशन और लिटरेचर में क्या रिलेशनशिप है। और दूसरे पार्ट में, इस एसे के दूसरे पार्ट में टी.एस. इलियट
ही प्रपोजेज हीज इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। अपनी जो इम्पर्सनल थ्योरी है उसके बारे में टी.एस. एलियट बताता है सेकेंड पार्ट में। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, with this I would like to end today's lecture video. Thank you for watching this lecture.